जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, यह बहुत पुराने समय की बात है। गोपालपुर नामक गांव में गंगाधर नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों में एक मरियल, लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी माधुरी के साथ अपना बुढ़ापा काट रहा था। एक दिन गंगाधर ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ियों का गट्ठर लादा और अपनी बेटी माधुरी से कहने लगा, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गईं, तो तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छी चीज जरूर लेकर आऊंगा। पिता की बात सुनकर माधुरी ने कहा, आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा कमाने आते हैं और कुछ लोग लूट लिए जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी घर लौट आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह लंगड़े व मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार पहुंचकर वह एक ओर खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक धनी आदमी आया जिसका नाम था विराट। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता था और लोगों को ठगने का काम किया करता था। जब उसकी नजर उस लकड़हारे पर पड़ी तो उसे देखते ही विराट अपने मन में विचार करने लगा, अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो मैं आसानी से ठग सकता हूँ। वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यही सोचकर विराट उस लकड़हारे के पास पहुंचा और कहने लगा, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? गंगाधर ने कहा, बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? विराट ने कहा, तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जैसी हैं उसी हालत में बेचोगे? सीधा सादा आदमी था। विराट की चालाकी को समझ नहीं सका और बोला, जी हाँ हुजूर, बेच दूंगा। भला इसमें मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? विराट ने कहा, तब ठीक है, यह लो चांदी के 2 सिक्के और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। गंगाधर ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्का लेने के बाद वह अपने घोड़े को लेकर विराट के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, यही सोचता हुआ वह पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद विराट गंगाधर को लेकर अपने घर पहुंच गया। विराट ने कहा, लकड़ियां यहीं पर छोड़ दो और अब तुम जाओ। जैसे ही गंगाधर ने कहा, हुजूर की आज्ञा, और जैसे ही वह घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश करने लगा, तभी विराट चिल्लाया, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? गंगाधर ने कहा, हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि अपने घोड़े को ले जा सकूं। विराट ने कहा, अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं है जो तूने लकड़ियां बेचते वक्त मुझसे मंजूर की थी? गंगाधर ने कहा, कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपके 2 चांदी के सिक्कों के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। विराट बोला, सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बल्कि तूने सिक्के के बदले मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा? विराट की बात सुनकर गंगाधर के होश उड़ गए। हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? विराट ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ। शर्त के अनुसार अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए अब तू यहाँ से चला जा। गंगाधर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। गरीब गंगाधर बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन विराट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और उनसे कहने लगा, देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है, सीना ठोक कर चोरी कर रहा है। क्या यह दया के योग्य है? वहाँ मौजूद सभी लोग कहने लगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विराट मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। फिर वह बोला, तो फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए? लोगों ने कहा, भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। विराट बोला, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर विराट गंगाधर को सरपंच जी के पास ले गया। सरपंच विराट का घनिष्ठ मित्र था। विराट ने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनने के बाद सरपंच जी ने भी अपने मित्र विराट के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है। अब घोड़ा विराट का हुआ और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसीलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर इसका कोई अधिकार नहीं है। सरपंच का फैसला सुनने के बाद गरीब किसान गंगाधर ने कहा, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा गंगाधर अपने जले कटे नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपने घर लौट आया।
माधुरी ने जब अपने पिता के चेहरे पर उदासी देखी तो उसने पूछा, बापू, यह क्या? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? गंगाधर ने कहा, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। गंगाधर ने अपनी सारी आपबीती अपनी बेटी माधुरी को सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद माधुरी ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुहक के कारण गंगाधर चारपाई से उठ नहीं सका। अपने पिता की हालत देखकर माधुरी कहने लगी, बापू, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं लकड़ी अच्छी कीमत पर बेच सकूं। गंगाधर ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। बेटी माधुरी ने अपने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर निकल पड़ी। माधुरी अपने मन में विचार कर रही थी, यदि वह बेईमान धनी आदमी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी ही देर में वह बाजार पहुंच गई। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते दामों में ले लो, वह आवाज लगाने लगी। उसी दिन फिर वही धनी आदमी जिसका नाम विराट था, किसी को ठगने के इरादे से बाजार आया हुआ था। जब उसने लकड़ी बेच रही माधुरी को देखा तो अपने मन में सोचने लगा, वाह भगवान, आज फिर एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर विराट माधुरी के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे लड़की, क्या लकड़ियां बेचनी हैं? क्या कीमत है इनकी? माधुरी ने कहा, चांदी के 3 सिक्के हुजूर। विराट ने कहा, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? माधुरी ने कहा, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं लगेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। विराट मन ही मन सोचने लगा, यह लड़की तो बहुत सयानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। माधुरी कहने लगी, क्या सोचने लगे हुजूर, जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। माधुरी की बात सुनकर विराट ने कहा, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? विराट की बात सुनकर चतुर माधुरी चौंक उठी। तो यह वही बेईमान धनी आदमी है, आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। ये वह मन ही मन सोच रही थी। तभी विराट बोल पड़ा, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। माधुरी की बात सुनकर विराट मन ही मन चौंक गया, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। माधुरी अपने गधे को सेठ के पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, जब असलियत सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। वह मन ही मन सोचती रही और विराट के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? माधुरी ने पूछा। विराट कहने लगा, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊं? माधुरी ने कहा, अभी गधा बांध देती हूं हुजूर। और उसने चुपचाप गधे को बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर, अब कृपया मुझे मेरी कीमत दीजिए। विराट ने कहा, जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। माधुरी ने कहा, ठहरिए हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के अनुसार आपने लकड़ियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे यह भी वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। इस समय वे सिक्के आपके एक हाथ में हैं, अतः आपको सिक्कों के साथ साथ वह हाथ भी मुझे देना होगा। यह शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना हाथ भी मुझे दीजिए। माधुरी की बात सुनकर विराट के होश उड़ गए। क्या बक रही हो लड़की, तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। माधुरी ने कहा, बकवास नहीं कर रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। विराट चिल्लाया, तुम्हारी ये जुर्रत, निकल जा मेरे घर से। माधुरी बोली, ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो सुनो भाइयों बहनों, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। विराट सोचने लगा, हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। वह बोला, अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। माधुरी ने कहा,
अब तो एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। धनी सेठ विराट घबरा गया और बोला, अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। माधुरी ने भी जिद पकड़ ली। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं तो अब आपका एक हाथ लेकर ही जाऊंगी। विराट मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। माधुरी और विराट के इस शोर को सुनकर आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। माधुरी ने सबको सारी बात सुनाई और अंत में कहने लगी, अब आप सभी फैसला करें। शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं? सारी भीड़ कहने लगी, हाँ हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा हड़प लिया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही विराट का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग माधुरी और विराट के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंच गए। यह बात किसी को नहीं पता थी कि सरपंच विराट का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन जब सरपंच ने सारा किस्सा सुना तो वह भी उलझन में पड़ गया। सरपंच मन में सोचने लगा, यदि मैं अपने मित्र का पक्ष लेता हूँ तो लोग मुझे अधर्मी और अन्यायी कहेंगे, और यदि यह बात महाराज तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि तभी माधुरी हाथ जोड़कर कहने लगी, गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। माधुरी की बात और वहां उपस्थित सभी लोगों की बातें सुनने के बाद सरपंच कहने लगा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी विराट ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानोगी तो हाथ के बदले जो कुछ भी विराट दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। माधुरी ने दृढ़ता से कहा, नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने माधुरी को बहुत समझाया। अंततः माधुरी बोली, ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। विराट यह सुनते ही चिल्ला पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता, यह कीमत बहुत ज्यादा है। माधुरी ने उत्तर दिया, हुजूर, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से अधिक है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया देर न करें और इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाएं। मेरे घर में बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच अपने मित्र के बचाव में कुछ नहीं कर पाया। वह अवसर ही ऐसा था कि उसे मजबूरी में कहना पड़ा, सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक या तो अपना हाथ काटकर इसे दो या फिर 50 सोने के सिक्के दो। यही हमारा अंतिम फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मरता क्या न करता, उसे माधुरी द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। माधुरी मुस्कुराकर बोली, सेठ जी, सच्चाई तो यही है कि मैं आपसे ज्यादा चालाक हूँ। विश्वास न हो तो आजमा कर देख लीजिए। माधुरी की बात सुनकर विराट के मन में एक विचार कौंध गया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों न दूसरी चाल चलकर अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लूं। कुछ देर सोचकर विराट कहने लगा, अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना ही भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ और बदले में तुझे केवल 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। माधुरी भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्तें तुम्हें और याद रखनी होंगी। पहली यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा, और दूसरी यह कि यदि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वही हारा हुआ माना जाएगा। अब बोलो, क्या तुम तैयार हो? विराट ने कहा, मैं इन दोनों शर्तों पर भी तुमसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। विराट और माधुरी के इस मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपनी प्रसन्नता छिपाते हुए बोले, मैं और गाँव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझकर विराट मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार मुझे अपने घर में गेहूं के 2 दाने पड़े हुए मिले। मैंने उन दोनों दानों को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखते ही देखते कुछ दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़े और 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने गेहूं के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों की तरह उग आए कि वहां एक पूरा का पूरा जंगल बन गया। उस गेहूं के जंगल में जो ऊंट या घुड़सवार जाता वह कई दिनों तक भटकता रहता और कहता, भगवान
यह कैसा घना गेहूं का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी 5 भैंसें उस गेहूं के जंगल में घुस गईं और फिर गायब हो गईं। मैंने बहुत ढूंढा पर भैंसों का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने पूरी फसल काट ली, लेकिन मेरी भैंसें अब तक नहीं मिली थीं। आखिरकार मैंने उनका ख्याल ही छोड़ दिया। मैंने उस गेहूं में से 10 किलो आटा पिसवाया और बाकी सारा गेहूं अच्छे दाम में बेच दिया। उस फसल की कमाई से मुझे 2 गुना मुनाफा हुआ। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए गेहूं का आटा पिसवाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। पत्नी ने कहा, अभी बनाकर लाती हूं, लीजिए पेट भर के गेहूं की रोटी और सरसों का साग खाइए। जब मैं खाने लगा तो कहने लगा, मजा आ गया। परंतु अब भी मैंने 2-4 निवाले ही खाए थे कि अचानक मेरे मुंह से भैंसों की आवाज आने लगी। मैं पूरी तरह से घबरा गया। हे भगवान! इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, मेरे मुंह से एक भैंस बाहर निकलकर कूद पड़ी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं, इस तरह सारी भैंसें मेरे मुंह से निकलकर सामने खड़ी हो गईं। वो भैंसें चलने लगीं और कहने लगीं, हाय रे दैया, यह क्या हो रहा है? अरे ये तो हमारे गेहूं के जंगल में खोई हुई 5 भैंसें हैं। बस यही मेरा किस्सा समाप्त हुआ। अब आप सब बताइए कि मेरा किस्सा कैसा रहा? सरपंच जी तुरंत बोल उठे, मुझे तुम्हारी कहानी पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। विराट, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ, विराट की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा है न सुना है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। सेठ जी मन ही मन सोचने लगे, वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बताना ही होगा, वरना उसे हारना ही पड़ेगा। विराट इतना सोच ही रहा था कि माधुरी बोल पड़ी, वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लग रहा है। आप जैसे चतुर और धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई गुना ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती होंगी। माधुरी की बात सुनकर विराट कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं जीत गया। लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के दे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। माधुरी बोली, ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप मेरा किस्सा भी सुन लीजिए, फिर तय होगा कि कौन जीता और कौन हारा। विराट बोला, ठीक है, सुनाओ अपना किस्सा। अपनी कहानी शुरू की। एक बार मैंने गांव के बीचों बीच कपास का एक बीज बो दिया। अगले ही दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों तक पड़ने लगी। गांव के लोग कहने लगे, वाह, इस कपास के पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव से ठंडक में डुबो रखा है। सच में उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है, भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गया तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 100 घोड़ों पर लाद दिया। फिर मैंने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, अब तुम इस कपास को लेकर शहर जाओ और वहां बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवां लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। भैया तो चला गया, लेकिन 3 साल तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भैया के साथ क्या बीता होगा। अब मैं किसे राखी बांधूंगी? माधुरी की आंखें भर आईं। वह बोली, हुजूर, अभी कुछ दिन पहले मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। माधुरी की कहानी सुनकर सरपंच समेत वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। सभी कहने लगे, अरे क्या? कौन है वह खूनी दरिंदा? वह बेईमान कौन है? माधुरी ने गहरी सांस लेकर कहा, वह कोई और नहीं हुजूर, वही धनी व्यक्ति है सेठ विराट, जो आप सबके सामने खड़ा है। इसने अपने गेहूं के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। इतना सुनते ही सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे, नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी भी तरह सच मान नहीं सकते। सेठ भी बोला, हाँ हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी ही मालूम पड़ती है, ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। माधुरी ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से पूछ लीजिए। माधुरी की यह बात सुनते ही बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह सोचने लगा, बुरा फंस गया अपने ही जाल में। यदि मैं इस बात को झूठ कहता हूं तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूं तो उससे भी बुरा होगा। यह लड़की मरे हुए भाई का हर्जाना मुझसे मांगेगी और साथ ही रुई से लदे हुए 100 घोड़े भी देने पड़ेंगे, और यदि इनकार करूं तो शायद मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि माधुरी फिर बोली, क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? माधुरी की बात सरपंच जी भांप चुके थे। वह मन ही मन बोले, इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फंसा लिया है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहकर भी अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। सेठ ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच की ओर देखा। सरपंच बोले, मेरी तरफ मत देखो सेठ,
जल्दी से जवाब दो, लड़की सच बोल रही है या झूठ? बेचारे विराट के सब्र का बांध टूट चुका था। वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा, भगवान करे तेरी जुबान टूटकर गिर जाए, झूठी लड़की, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। माधुरी मुस्कुराकर बोली, तो फिर मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। विराट ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली उस लड़की को पकड़ा दी और बोला, लो यह 500 सोने के सिक्कों की थैली, और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अभी इसी समय मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। इसके बाद चाहे जो भी परिणाम भुगतना पड़े। माधुरी ने कहा, मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लो। पहली, किसी भी गरीब और कमजोर को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी, किसी को बच्चा समझकर कभी अकल की शर्त मत लगाना, वरना शायद वह दिन तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। बेचारा सेठ अपने कर्मों पर पछताने के अलावा अब कुछ कर भी नहीं सकता था। माधुरी भरी सभा से जीतकर 500 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट आई। उधर अंगाराम अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर घबरा गया। वह सोचने लगा, अरे उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं उसके साथ भी तो मेरे जैसा कुछ नहीं हो गया। यह सोचकर बेचारे किसान का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब माधुरी उसके पास पहुंची और पूरी घटना सुनाई, साथ ही 550 सोने के सिक्के दिखाए, तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। तो साथियों, कैसी लगी आपको आज की यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी? क्या हमने कभी सोचा है कि इस समाज में गरीब कहलाने वाले लोग ही असल में सबसे अमीर होते हैं, अपने विचारों, संस्कारों और सच्चाई में? इस किसान की बेटी ने हमें यही सिखाया कि ज्ञान और आत्मविश्वास किसी जाति, वर्ग या दौलत का मोहताज नहीं होता। ऐसी ही सच्ची, जीवन को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता दी।